हरियाणा के पलवल में जूस के पैसे मांगने पर कुछ लोगों ने दुकानदार की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गया। पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कई लोग दुकान में घुसकर उस पर ताबड़तोड़ लाठी और रॉड चलाते दिखे। देखने से ऐसा लगा जैसे वो लोग उसे जान से ही मार देंगे। इससे पहले दुकान के अंदर एक आदमी उससे मारपीट करता दिखा। इसके बाद तो वहाँ कई लोग पहुँच गए और सबने मिलकर उसे पीटना शुरू कर दिया। वीडियो में कोई उस पर घूंसे बरसाता दिखाई दिया तो कोई उस पर थप्पड़ चलाता नजर आया। इस बीच एक आदमी उस पर रॉड लेकर टूट पड़ा। तभी वहाँ मौजूद एक कर्मचारी डंडा लेकर मारपीट कर रहे लोगों से भिड़ गया, जिस पर उन लोगों ने उसे भी पीटना शुरू कर दिया। बाद में कई लोग दुकान के अंदर लाठी लेकर पहुंच गए और सबने मिलकर उस पर दनादन लाठी चलानी शुरू कर दी। इस बीच दुकानदार ने खुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उनके आगे उसकी एक न चली। मेरे पास 10-15 दिन से आ रहे थे और जूस पी के जाते थे, और जब मैंने उनसे पैसे मांगे उनकी हम पैसे नहीं देंगे, 2-3 गाड़ी भर के आए, आते सीधे उन्होंने मारपीट चालू कर दी। मारपीट की इस घटना में दुकानदार बुरी तरह घायल हो गया। वहीं इस वारदात के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों तक पहुंचने में जुट गई। एलएसी पर भारत और चीन के बीच जारी तनातनी पर इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सीमा विवाद को लेकर जारी तनाव के बीच सरकार ने कूटनीतिक स्तर पर चीन के घेरने की कवायद शुरू कर दी है, जिसके लिए एक बार फिर से तिब्बत काट पर मंथन शुरू हुआ है। जानकारों के मुताबिक चीन को बैकफुट पर धकेलने के लिए भारत तिब्बत और ताइवान को मान्यता दे सकता है, जिन पर चीन अपने कब्जे का दावा करता है। कूटनीतिक स्तर पर भारत से बातचीत कर रहा चीन पर्दे के पीछे से भारत को ही गीदड़ भभकी देने लगा है। एलएसी के पास लद्दाख में चीन की सेना के अभ्यास का एक और वीडियो जारी किया गया, जिसे चीन का मीडिया जंग की तैयारी मानकर दिखा रहा है। लद्दाख के वीरान पहाड़ी इलाकों में हुए इस अभ्यास में चीन की वायुसेना ने भी हिस्सा लिया। थल सेना और वायुसेना के संयुक्त अभ्यास के जरिए चीन ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की और शायद इसीलिए इस अभ्यास का वीडियो भी सेना की ही तरफ से जारी किया गया। अभ्यास के दौरान चीन की फौज ने रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट दागने का अभ्यास किया। खाली इलाकों में टैंक दौड़ते दिखे। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर रस्सी के सहारे चढ़ने का अभ्यास करते सैनिक भी दिखे। एक चोटी से दूसरी चोटी तक रस्सी से पहुंचने का अभ्यास भी सैनिकों ने किया। दावा है कि यह अभ्यास करीब 16,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर किया गया। साफ है कि इसका मकसद लद्दाख में दम दिखा रही भारतीय फौज को गीदड़ भभकी देना था। इस अभ्यास में चीन के कुछ जंगी जहाज भी दिखे। अभ्यास के लिए जमीन पर निशान बनाए गए, जिन पर फाइटर जेट से निशाना लगाना था, लेकिन अभ्यास के दौरान भी ये जहाज सटीक निशाना नहीं लगा पाए। भारत के खिलाफ चीन की एक और बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक चीन की जासूस कंपनी भारत की अर्थव्यवस्था की जासूसी करवा रही थी। भारत के ज्यादा निवेश करने वाले स्टार्टअप, पेमेंट ऐप, सप्लाई चेन और डिलीवरी ऐप इस कंपनी के निशाने पर थे। एक दिन पहले ही चीन की इस कंपनी के भारत के राष्ट्रपति, पीएम, कई पूर्व पीएम समेत कई बड़ी हस्तियों की जासूसी करने का पर्दाफाश हुआ था। राजस्थान के झुंझुनू में मंदिर तोड़ने पर हुए विवाद में दो पक्षों के लोग आपस में ही भिड़ गए। मारपीट की इस घटना में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना तब हुई जब मंदिर तोड़ने के लिए एक पक्ष के लोग वहां खुदाई करने वाली मशीन लेकर पहुंच गए, जिसके बाद वहां दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक आदमी दूसरे पक्ष के लोगों पर दनादन लाठी चलाता दिखाई दिया, जिसके बाद वहां मौजूद दूसरे पक्ष के आदमी ने उसे पकड़ लिया और उस पर घूसों की बरसात कर दी। इसी तरह वहां कई लोग एक दूसरे से मारपीट करते रहे और तो और मंदिर का पुजारी भी एक आदमी के साथ हाथापाई करता दिखा। इस बीच वहां महिला भी नजर आई, जो मारपीट में घायल एक आदमी को संभालती दिखी। हंगामे की वजह से वहां कुछ लोग भी जमा हो गए, लेकिन किसी ने भी मारपीट में शामिल लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की, बस दूर से ही तमाशा देखते रहे। दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे रहने वाले 48,000 झुग्गी वालों को केंद्र सरकार ने राहत दी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र ने अदालत को बताया कि इस मसले पर शहरी विकास मंत्रालय से सलाह हो रही है और जब तक झुग्गी वालों के पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं होती तब तक झुग्गियां नहीं हटाई जाएंगी। साथ ही केंद्र ने कोर्ट को यह भरोसा भी दिलाया कि रेलवे और दिल्ली सरकार से बात करके 4 हफ्ते में इसका हल ढूंढ लिया जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में रेलवे ट्रैक के आसपास की झुग्गियों को हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद रेलवे की ओर से झुग्गियों को खाली करने के लिए नोटिस भी चिपका दिया गया था। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने साइकिल रैली में हिस्सा लिया। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने लद्दाख में साइकिल रैली में हिस्सा लिया और लोगों को फिट रहने का संदेश दिया। इस साइकिल रैली का आयोजन फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत किया गया।
पाकिस्तान सरकार ने बढ़ते कोरोना खतरे के बीच मंगलवार से स्कूलों को खोलने का फैसला लिया। वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पाकिस्तान में पिछले 5 महीनों से स्कूल बंद हैं, लेकिन अब सरकार ने छात्रों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं ताकि उन्हें स्कूल में कोई खतरा न हो। दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने शॉर्ट फिल्में बनाने वाले राहुल रॉय और सबा दीवान से पूछताछ की। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इन दोनों को हिंसा से जुड़ी साजिश के मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा था। 25 सांसदों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। संसद के मॉनसून सत्र से पहले करवाए गए कोरोना टेस्ट में 25 सांसदों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें 17 लोकसभा जबकि 8 राज्यसभा सांसद हैं। लद्दाख से बीजेपी सांसद जामयांग शेरिंग नामग्याल ने ट्वीट कर अपनी रिपोर्ट पॉजिटिव आने और होम क्वारंटीन होने की जानकारी दी। इसके बाद इन सांसदों ने संसद में पहले दिन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की एक टीम पटना पहुंच गई। ये टीम अगले 2 दिन तक राज्य में चुनाव करवाने के लिए अधिकारियों से मुलाकात करेगी। चुनाव आयोग की इस बैठक के बाद ही तय होगा कि बिहार में कब और कितने चरण में चुनाव करवाए जा सकते हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग की उच्च स्तरीय टीम पटना पहुंची है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यह उच्च स्तरीय टीम अगले 2 दिनों तक बिहार में अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के नाम से एक खत के जरिए जम्मू कश्मीर के कई नेताओं को धमकी दी गई। इस खत में बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेस नेताओं के नाम शामिल हैं। जम्मू पुलिस ने इस खत के मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि क्या ये खत सच में हिजब ने लिखा है या किसी की शरारत है। ये कायराना हरकत अक्सर करते रहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। इनकी धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है। जब आमने सामने की मुलाकात होगी तो देखा जाएगा किसमें कितना दम है। श्रीशांत पर लगा 7 साल का बैन खत्म हो गया, जिसके बाद अब वो क्रिकेट के मैदान पर वापसी कर सकते हैं। श्रीशांत पर स्पॉट फिक्सिंग में नाम आने के बाद 2013 में आईपीएल के दौरान बैन लगाया गया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल की आतंकवादियों से मुठभेड़ चल रही है। पुलवामा के मार्बल इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है, जिन्हें सुरक्षा बल ने घेर लिया है और इलाके में आतंकवादियों से उनकी मुठभेड़ चल रही है। रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रिफत, ताजा स्थिति क्या है? देखिए, ये जो विलेज है पुलवामा का जसप्रीत, इसमें रात के दौरान ही कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। शायद स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को, जिसमें आर्मी और पुलिस शामिल है। एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया और अभी जो है लगातार जो मुठभेड़ हुई, पहले एनकाउंटर में जो फायरिंग हुई, वो फायरिंग का सिलसिला अभी रुका हुआ है, लेकिन लगातार जो है ऑपरेशन जारी है। अभी ये कह पाना मुश्किल है कि कितना टाइम लगेगा ऑपरेशन में, लेकिन जिस तरीके से कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के बाद फायरिंग हुई तो ये कहा जा सकता है कि मिलिटेंट बिल्कुल वहां पे हैं जिनके साथ मुठभेड़ जारी है। जसप्रीत, बिल्कुल रिफत, आप नजर बनाए रखिए, वापस लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। यूपी के कानपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक प्लांट का ठेकेदार 3 लोगों के साथ मारपीट करता दिखा। बताया गया कि सामान चुराने के शक में ठेकेदारों ने आरोपियों को बेरहमी से पीटा, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ लोग मजदूरों के साथ मारपीट करते दिखे। ठेकेदारों ने बंधक बनाकर चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। एक ठेकेदार जो काफी गुस्से में था, उसने एक पाइप से पिटाई करनी शुरू कर दी, जबकि एक दूसरा ठेकेदार थप्पड़ और मुक्के बरसाता दिखा। हालांकि आरोपियों ने कई बार लोगों से माफी की गुहार भी लगाई, लेकिन पीटने वालों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। इतना ही नहीं, एक आरोपी के साथ बदसलूकी भी की गई। उसके कपड़े उतरवाए गए और फिर उसे मुर्गा बनवा दिया गया। वीडियो के सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया, लेकिन किसी ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं करवाई। यूरोप के देश बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने के लिए उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। अलेक्जेंडर लुकाशेंको के 6वीं बार राष्ट्रपति बनने के बाद से ही वहां पर प्रदर्शनों का दौर जारी है। और इसी कड़ी में राजधानी मिन्स्क की सड़कों पर एक बार फिर राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से इस्तीफे की मांग करते हुए सैकड़ों लोग जमा हो गए, जिन्हें हटाने के लिए उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इससे पहले शहर के एक चौराहे पर प्रदर्शनकारी नाच गाकर राष्ट्रपति का विरोध करते नजर आए। इस बीच वहां लोगों की काफी भीड़ दिखाई दी, जिनमें शामिल कुछ लोग हाथों में अपने देश का झंडा लहराते दिखे। इसी तरह शहर के एक दूसरे इलाके में भी प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के विरोध में मार्च निकाला। कई लोग हाथों में पोस्टर लिए दिखे, जिन पर राष्ट्रपति के खिलाफ नारे लिखे थे, जबकि वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में पुलिस के जवान प्रदर्शनकारियों को पकड़ते दिखे। दक्षिण एशिया में भारत को घेरने की चीन की नई चाल का पर्दाफाश हुआ है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक भारत के पड़ोसी देशों में चीन राजनयिकों की जगह सरकार के कट्टर समर्थक नेताओं को राजदूत बनाकर भेज रहा है।
इसी साजिश के तहत चीन ने पिछले दिनों यूनाइटेड फ्रंट वर्क्स डिपार्टमेंट से जुड़े राजनेता को पाकिस्तान में अपना राजदूत बनाकर भेजा। बताया जाता है कि चीन में यह विभाग वहां के विदेश मंत्रालय से ज्यादा ताकतवर है और खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी कई वर्षों तक इस विभाग में काम कर चुके हैं। यूपी के वाराणसी और गाजीपुर समेत कई जिलों में बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए डीएम दफ्तर के बाहर पहुंचे, जिन्हें बैरिकेडिंग करके पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के बैरिकेड गिरा दिए। इसके बाद तो पुलिस वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने सड़क पर बैठे कुछ प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसा दी। हालात सामान्य करने के लिए पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस से उलझ गए। ऐसे प्रदर्शनकारियों को भी पुलिस ने सड़क पर ही गिरा गिरा कर पीटा। अपने साथियों को पिटता देख समाजवादी पार्टी के बाकी कार्यकर्ता भी गुस्से में आ गए और उन्होंने डीएम दफ्तर के बाहर हंगामा तेज कर दिया। इस हंगामे को शांत करवाने के लिए पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया। इसी तरह का प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गाजीपुर में भी किया, लेकिन वहां हंगामा बढ़ने से पहले ही पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। जो नहीं माने उन्हें हिरासत में लेकर हालात सामान्य किए गए। ड्रग्स कनेक्शन मामले में एनसीबी फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह और फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा को जल्द ही समन भेज सकती। खबरों के मुताबिक इस मामले में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती ने इन तीनों का नाम लिया है और पूछताछ में बताया कि उन्होंने सारा अली खान से कई बार ड्रग्स लिए। खबर है कि एनसीबी को पता चला है कि सारा अली खान एक हाई प्रोफाइल ड्रग तस्कर से जुड़ी। इतना ही नहीं, पूछताछ में सारा के एक अलग ड्रग तस्कर से संपर्क में होने की भी खबर सामने आई, जिसके बारे में एनसीबी पता लगाएगी। इस मामले में रिया के संपर्क में आने वाले ज्यादातर लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा का नाम सामने आने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया। गुजरात के कच्छ में किसान ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। कच्छ की जमीन पर ड्रैगन फ्रूट की खेती कर वहां के किसानों ने अपनी किस्मत बदली थी। खुद पीएम मोदी ने भी अपने रेडियो शो मन की बात में इसका जिक्र किया था। और अब वहां के किसान अपनी तकदीर संवारने वाले ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि किसानों का कहना है इस फल को चीन में ड्रैगन फ्रूट कहा जाता है, इसलिए वो इसका नाम बदलना चाहते हैं। क्योंकि ये फल कमल के फूल की तरह दिखता है, तो किसानों ने इसका नाम कमलम रखने की मांग की है। ड्रैगन नहीं रखो, क्योंकि ड्रैगन नाम चाइनीज है, तो अपना इंडियन नाम कमलम इसको पहचाना जाए। अपनी इस मांग के लिए किसानों ने इलाके के सांसद को एक ज्ञापन सौंपा और उनसे ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलने की गुजारिश की। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में पुलिस हिरासत में 3 महिलाओं के बलात्कार के आरोप में आग में घी का काम कर दिया। पुलिस हिरासत में एक आदमी की मौत के बाद से ही वहां लोग और पुलिस सड़कों पर आर पार की लड़ाई में उलझे हैं। मगर आरोप है कि पिछले हफ्ते प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया और कस्टडी में उनका बलात्कार किया। इसके बाद तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजधानी बोगोता से सामने आई तस्वीरों में कुछ महिलाएं पुलिस के सामने ऐसे तनकर खड़ी नजर आईं जैसे जाने क्या करके मानेंगी। उन्होंने पुलिस के दंगा विरोधी दल पर ही हमला बोल दिया। कभी उनकी शील्ड पर पेंट का स्प्रे किया तो कभी उन पर चीजें भी फेंकी गईं। 2-3 महिलाएं तो पुलिस वालों को लात मारती दिखी। एक प्रदर्शनकारी एक पुलिस वाले से शील्ड छीनने लगी तो पुलिस वाले ने उसे जोरदार धक्का मार दिया, मगर वो फिर उठी और पुलिस को जवाब दिया। वहीं बोगोता के एक दूसरे इलाके में भी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों की नाक में दम कर दिया। वो पुलिस पर पत्थर बरसाते नजर आए। जवाब में पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे। इतनी बार गोले दागे गए कि पूरा इलाका फायरिंग की आवाज से गूंज उठा। ऐसा लगा जैसे आतंकियों के साथ एनकाउंटर चल रहा हो। कुछ जगह आगजनी भी की गई। कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच राजस्थान में ऑक्सीजन का संकट गहरा गया, जिससे निपटने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक अशोक गहलोत सरकार ने मरीजों को दी जाने वाली ऑक्सीजन बना रही राज्य की कंपनियों को आदेश जारी किया कि वो पहले राजस्थान के अस्पतालों की डिमांड पूरी करें, और इसलिए भिवाड़ी के एक प्लांट को कोटा, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के अस्पतालों में 50,000 लीटर ऑक्सीजन देने का आदेश दिया गया। इसी वजह से इस प्लांट के बाहर दूसरे राज्यों से पहुंचे ऑक्सीजन टैंकरों की लाइन लग गई, जिन्हें बीते 3 दिन से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। बताया गया कि जहां भी सरकार के इस आदेश को नहीं माना गया, वहां सरकारी कर्मचारियों को निगरानी के लिए तैनात कर दिया जाएगा। 4 जगह जहां मेडिकल ऑक्सीजन की कमी थी,
वहाँ देने के लिए पाबंद किया है और इसके लिए हमने वहाँ पर नायब तहसीलदार और पटवारी को लगा रखा है और वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यूपी के जौनपुर में डीएम ऑफिस में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। घटना तब हुई जब बेरोजगारी, महंगी शिक्षा और किसानों के मुद्दे पर एसपी कार्यकर्ता डीएम को ज्ञापन देने पहुंच गए। जहां पहले से मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें रोक लिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस वालों से उलझ गए। पहले तो पुलिस के जवानों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो हालात हाथ से निकलने लगे, तो पुलिस वालों ने उन्हें जबरन वहां से हटा दिया। कुछ लोगों ने पुलिस का विरोध जताया, लेकिन पुलिस के जवानों के सामने उनकी एक ना चली। इस बीच वहां मौजूद ज्यादातर लोगों ने कोरोना से बचने के लिए मुंह पर मास्क लगाने की जरूरत नहीं समझी। कुछ लोग मास्क में जरूर दिखे, लेकिन मास्क नाक और मुंह की जगह गले में लगा दिखाई दिया। यही नहीं, कोरोना से बचने के लिए बनाए गए सबसे अहम नियम यानी सोशल डिस्टेंसिंग को तो प्रदर्शन कर रहे लोगों ने ताक पर रख दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने कुछ लोगों को अंदर जाने दिया, जिसके बाद एसपी कार्यकर्ताओं ने डीएम को अपना ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया साइकिल से संसद पहुंचे। कोरोना खतरे के बीच संसद सत्र के आयोजन से कई सांसद खुश नजर आए। इस बीच केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया तो साइकिल चलाकर संसद पहुंचे। इसके जरिए उन्होंने लोगों को कोरोना खतरे के बीच खुद को फिट रखने का संदेश दिया। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और रेलवे पटरी के किनारे बनी झुग्गियों के मामले पर केजरीवाल सरकार को घेरा। इतना ही नहीं, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर अब तक झुग्गियों में रह रहे लोगों को पक्का मकान देने में नाकाम रहने का भी आरोप लगाया। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में पटरियों के किनारे बसी झुग्गियों को हटवाने का आदेश दिया था, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर जनता के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया था, जबकि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी शासित केंद्र सरकार पर झुग्गियां हटवाने की साजिश रचने का इल्जाम लगाया। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि अभी ये झुग्गियां नहीं तोड़ी जाएंगी और इन लोगों के कहीं और रहने का इंतजाम किया जा रहा है। अहमदाबाद में एक नए बस डिपो की खुदाई के दौरान वहां एक सुरंग दिखाई दी, जिसके बाद खुदाई के काम को रोक दिया गया। दावा है कि ये कोई पुरानी सुरंग हो सकती है। अब पुरातत्व विभाग के अधिकारी उसकी जांच करेंगे। अहमदाबाद का इतिहास करीब 600 साल पुराना है और इस शहर को यूनेस्को ने ऐतिहासिक शहर का दर्जा भी दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का समर्थन करने पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय घिर गए। अयोध्या में हनुमानगढ़ी से जुड़े साधु संतों ने उनके बयान का विरोध किया और ट्रस्ट से उनके इस्तीफे की मांग कर दी। यह बयान अयोध्या के प्रति बहुत अपमानजनक बात है। पूरा साधु समाज चाहता है कि ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से चंपत राय को इसको तत्काल यहाँ से अयोध्या से हटाया जाए। अयोध्या के साधु संत महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या के बाद से ही उद्धव का विरोध कर रहे हैं, इसलिए वो उन्हें वहां नहीं आने देना चाहते। लेकिन एक दिन पहले चंपत राय ने उद्धव ठाकरे के समर्थन में विवादास्पद बयान दे दिया। है किसी की माँ ने दूध पिया है और पिलाया है अपने बच्चे को, जो उद्धव ठाकरे का सामना करेगा अयोध्या में। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की मौत के बाद उनकी लिखी चिट्ठी पर सियासत गर्मा गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की मौत के बाद उनकी लिखी चिट्ठी पर बिहार की सियासत गर्मा गई। आरजेडी ने बीमारी में रहते उनके जरिए लिखी गई इस्तीफे वाली चिट्ठी पर सवाल उठाए। साथ ही इस पूरे मामले को आरजेडी ने जेडीयू की साजिश करार दिया। जो व्यक्ति वेंटिलेटर पर हो और आईसीयू में हो, वो लेटर कैसे लिख सकता है? चिट्ठी पर सवाल उठते ही जेडीयू भड़क गई और आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र के आरोपों पर पलटवार करते हुए रघुवंश प्रसाद की चिट्ठी को सही ठहराया। ये पत्र माननीय रघुवंश साहब का गलत है तो लालू जी का पत्र कैसे सही है? दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय मंगलवार को वायु प्रदूषण के मुद्दे पर एक बैठक करेंगे। इसमें कई अधिकारी और पर्यावरण के जानकार भी शामिल होंगे। इस बैठक में सर्दियों में वायु प्रदूषण को फैलने से रोकने पर चर्चा होगी, ताकि दिवाली के बाद राजधानी को जहरीले धुएं से बचाया जा सके। पश्चिम बंगाल के हुबली में बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने पार्टी कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और बीजेपी नेता कल्याण सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उन्हें लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एलएसी पर चीन से तनाव के मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लोकसभा में बयान देंगे। विपक्ष लगातार चीन से तनाव का मामला उठा रहा है, जिससे जुड़ी कुछ अहम जानकारी राजनाथ सिंह सदन में दे सकते हैं। खबर है कि चीन से 5 सूत्रीय सहमति बनने के बाद भी एलएसी पर तनाव बरकरार है
उधर कांग्रेस आज फिर संसद में चीन मामले पर चर्चा की मांग करने वाली है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप के लिए किम जोंग उन एक बड़ी मुसीबत साबित हो सकते हैं। माना जा रहा है कि किम जोंग उन अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों से पहले ही एक मिसाइल का परीक्षण करने वाले हैं, जिसकी चर्चा व्हाइट हाउस तक भी पहुंच चुकी है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव नवंबर के पहले हफ्ते में होंगे, जबकि किम जोंग उन अक्टूबर में मिसाइल का परीक्षण करना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर राष्ट्रपति चुनाव पर पड़ेगा। अमेरिका के लोगों के बीच ये संदेश जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप उत्तर कोरिया के मसले को सुलझाने में नाकाम रहे। उत्तर कोरिया के कुछ पत्रकारों ने तो दावा किया है कि चुनावों पर असर डालने के मकसद से ही किम जल्दबाजी में मिसाइल का परीक्षण करना चाहते हैं। चर्चा है कि ये कोशिश अमेरिका के साथ फिर से बातचीत शुरू करने के लिए है। हालांकि अब तक अमेरिका की तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं हुई है, लेकिन किम का बढ़ता दबाव व्हाइट हाउस को बातचीत के रास्ते खोलने पर मजबूर कर सकता है। यूपी के मुरादाबाद में मरम्मत के काम की वजह से एक पुल बंद कर दिया गया, जिसके बाद लोग नदी पार करने के लिए जान जोखिम में डालने को मजबूर हुए और नदी पार करने के लिए लोग बैलगाड़ी, ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद लेते नजर आए। इसके एवज में उनसे 20 रुपए भी वसूले गए। बैलगाड़ी वाले, ट्रैक्टर वाले ये सभी नदी पार करवाने के लिए एक आदमी से 20 रुपए वसूल रहे थे। हालांकि इस सबकी खबर जब प्रशासन को लगी तो नदी से इस तरह लोगों को निकालना बंद किया गया और अफसरों ने सफाई दी कि पुल की मरम्मत शुरू करने से पहले ही अस्थायी रास्ता बना दिया गया था, लेकिन लोग जल्दबाजी के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डाल रहे थे। अमेरिका में एक बार फिर पुलिस के एक अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक के साथ बर्बरता का वीडियो सामने आया। जॉर्जिया राज्य में हुए इस मामले में एक पुलिस वाले को नौकरी से भी निकाल दिया गया। यह कार्रवाई तब हुई जब पुलिस की ज्यादती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एक नहीं बल्कि दो पुलिस वाले उस निहत्थे आदमी को दबोचे हुए नजर आए। अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक पर काबू पाने के लिए दोनों ने अपना पूरा वजन उस पर डाल दिया। इस दौरान उसकी गर्लफ्रेंड चीखती चिल्लाती रही, मगर पुलिस वालों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। एक पुलिस वाला तो उस आदमी का मुंह भी दबाता दिखा और फिर खुंदक में उसने उसे 2-3 घूंसे मार दिए। वीडियो में घूंसे मारने वाला पुलिसकर्मी उस आदमी से उसका हाथ काटने की बात भी कहता सुनाई दिया। हालांकि बाद में उसे बर्खास्त कर दिया गया। योगी सरकार ने यूपीएसएसएफ यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन की अधिसूचना जारी कर दी। इस फोर्स को कई अधिकार दिए गए हैं, जिनमें सबसे अहम यह है कि किसी शख्स को गिरफ्तार करने के लिए इस फोर्स के जवानों या अधिकारियों को अदालत से गिरफ्तारी वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी बिना वारंट के ये फोर्स किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है और उसके घर और उसकी संपत्ति की तलाशी भी ले सकती है। इतना ही नहीं, अदालत को भी यूपीएसएसएफ के जवानों या अधिकारियों पर कार्रवाई करने से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। यूपी के अहम सरकारी दफ्तरों, सरकारी इमारतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी यूपीएसएसएफ के पास होगी और एडीजी रैंक का अधिकारी इस फोर्स का मुखिया होगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जून में ही एसएसएफ के गठन की मंजूरी दे दी थी, जिसके क्रम में कल सरकार ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन की सूचना जारी की है और डीजीपी से रोडमैप मांगा है। अरब सागर से चीन को परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। उत्तरी अरब सागर में एक मिशन पर तैनात भारतीय नौसेना के जंगी जहाज आईएनएस तलवार ने अमेरिकी नौसेना के टैंकर यूएसएनएस यूकॉन से ईंधन भरा। आईएनएस तलवार ने 2016 में हुए उस करार के तहत अमेरिकी नौसेना के टैंकर से मदद ली, जिसमें दोनों सेनाओं के बीच एक दूसरे के सैन्य अड्डों के इस्तेमाल पर सहमति बनी थी। राजनाथ सिंह संसद में आज बयान दे सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख में एलएसी के पास भारत और चीनी सैनिकों के बीच जारी तनातनी को लेकर आज संसद में बयान दे सकते हैं। हाल ही में मॉस्को में राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात की थी। यूपी के बाराबंकी में मकान गिरने से एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पुलिस ने गाड़ी से 7 किलो हेरोइन बरामद कर ली। इस मामले में पुलिस ने एक आदमी को भी गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 17,000 से ज्यादा मरीज सामने आए, जबकि एक दिन में वहां 257 लोगों की मौत हो गई। यूपी के अमरोहा में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को फैक्ट्री से 3 बने और 15 अधबने तमंचे भी मिले हैं। बिहार के भागलपुर में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है, हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
कोरोना संकट के बीच एक बार फिर से कोलकाता मेट्रो चलने लगी। वहां करीब 5 महीने बाद मेट्रो सेवा फिर से शुरू हुई, जिसके लिए कड़े इंतजाम किए गए और मेट्रो स्टेशन के अंदर जाने वाले हर यात्री के बुखार की जांच की गई। स्टेशन के एंट्री गेट पर ही सैनिटाइजर रखा गया, जिससे हाथ साफ करके यात्री अंदर जाते दिखे। मेट्रो स्टेशन पर और मेट्रो के अंदर 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए भी खास इंतजाम किए गए। मेट्रो की सीट पर निशान बनाए गए और यात्री उनके हिसाब से बैठे नजर आए। फिलहाल कोलकाता मेट्रो सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चलेगी, जिसकी वजह से दफ्तर जाने वाले लोग खुश नजर आए। मेट्रो चलने के बाद अभी हम लोग को बहुत आसानी होगा, क्योंकि टाइम टू टाइम हम लोग मेट्रो ले सकते हैं। कोलकाता में एक दिन पहले भी नीट की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए मेट्रो चलाई गई थी। जेडीयू सांसद हरिवंश नारायण सिंह एक बार फिर से राज्यसभा के उपसभापति चुन लिए गए। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार और आरजेडी सांसद मनोज झा को ध्वनि मत से हराया और दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति बन गए, जिसके बाद प्रधानमंत्री समेत पक्ष और विपक्ष की सभी पार्टियों ने उन्हें जीत की बधाई दी। हरिवंश नारायण सिंह ने एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर पिछले हफ्ते अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसके 2 दिन बाद मनोज झा ने विपक्ष की ओर से अपना पर्चा भरा था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक हिंदू डॉक्टर की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ। आरोप है कि कुछ लोगों ने उनके क्लिनिक के अंदर घुसकर उनकी हत्या कर दी, जिसके बाद भारी संख्या में लोग क्लिनिक के सामने जमा हुए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। जानकारी मिलते ही पुलिस भी घटना वाली जगह पर पहुंची और भीड़ को संभालने में जुटी दिखी। वहीं हत्या के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हिंदू डॉक्टर की हत्या किसने की, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। चर्चा है कि रूस एक ऐसी मिसाइल बनाने की कोशिश में है जिसे अगर चलाया गया तो वो दिन दुनिया के लिए कयामत का दिन साबित हो सकता है। ब्रिटेन के डिफेंस इंटेलिजेंस विभाग ने यह आशंका जाहिर की है और दुनिया को इस मिसाइल से आगाह किया है। चर्चा यह है कि रूस जो मिसाइल बनाने में लगा है वो दुनिया की अब तक की सबसे खतरनाक मिसाइल साबित हो सकती है। ऐसी मिसाइल जो परमाणु बम ले जाने में सक्षम हो, ऐसी मिसाइल जो दुनिया के किसी भी कोने तक निशाना साध सकती हो, और सबसे अहम बात यह कि ऐसी मिसाइल जो बरसों तक हवा में ही रह सकती हो। मतलब यह कि मिसाइल को जमीन पर नहीं बल्कि हवा में ही तैयार रखा जा सकता हो। हवा में सालों तक तैनात रहने वाली मिसाइल एक इशारे भर से निशाने पर जा सकती है। दावा है कि जहां यह मिसाइल गिरेगी वहां सब कुछ तबाह कर देगी, लेकिन आरोप यह है कि इस तरह की मिसाइल बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का उल्लंघन है। पिछले साल रूस के उत्तर पश्चिमी हिस्से के एक शहर में रेडिएशन का स्तर अचानक कई गुना बढ़ गया था। 5 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग बीमार हो गए थे। ब्रिटेन का दावा है कि यह हादसा इसी मिसाइल को बनाने के दौरान हुआ था। कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों में स्वास्थ्य से जुड़ी दूसरी समस्याओं की शिकायतें लगातार सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ प्रोटोकॉल जारी किए, जिनके मुताबिक लोगों को रोजाना योग और सांस से जुड़ी कसरत करने की सलाह दी गई। यह भी कहा गया कि बीमारी से ठीक होने के बाद वो धीरे धीरे ही घर या ऑफिस का काम शुरू करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी कि लोग सही मात्रा में गर्म पानी पिएं और आसानी से पचने वाला खाना खाएं। साथ ही यह भी सलाह दी कि रोजाना सुबह गर्म दूध या पानी के साथ 1 चम्मच च्यवनप्राश जरूर खाएं। इनके अलावा लोगों को पूरी नींद लेने और आराम करने की भी सलाह दी गई और आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बढ़ाने वाली जो दवाएं बताई हैं उन्हें खाने की सलाह दी। धूम्रपान करने और शराब पीने वाले लोगों से इन चीजों से दूरी बनाने को कहा गया। पीएम नरेंद्र मोदी आज बिहार में 541 करोड़ की 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनमें से 4 परियोजनाएं जल आपूर्ति, 2 सीवरेज ट्रीटमेंट और 1 रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हैं। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। आज पीएम मोदी खास मुजफ्फरपुर, पटना, सीवान और छपरा को सौगात देने जा रहे हैं। पटना नगर निगम के तहत बेऊर और कर्मलीचक में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। वहीं नमामि गंगे के तहत बनाई जा रही मुजफ्फरपुर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट स्कीम की आधारशिला पीएम रखेंगे और सीवान नगर परिषद और छपरा नगर निगम में अमृत मिशन के तहत बनी जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन पीएम करेंगे। इन परियोजनाओं से लोगों को 24 घंटे शुद्ध पानी मिलेगा। तेलंगाना के निजामाबाद में एक टोल प्लाजा से हादसे का एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ कारों को एक बेकाबू ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। बताया गया कि वो ट्रक हैदराबाद से नागपुर जा रहा था, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही यह हादसा हो गया। सामने आए हादसे के वीडियो में टोल प्लाजा पर 3 गाड़ियां खड़ी दिखी। तभी पीछे से वो ट्रक आता नजर आया, जो वहां रुकने के बजाय आगे बढ़ता चला गया। ऐसे में उसने डिवाइडर से टकराने के बाद वहां खड़ी गाड़ियों में पीछे से टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों गाड़ियां एक दूसरे से जा टकराईं। किसी का पिछला हिस्सा बुरी तरह टूट गया तो किसी कार के अगले हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद टोल कर्मचारी हादसे का शिकार हुई कारों की तरफ भागे और उनमें सवार लोगों को बाहर निकाला। अनलॉक 4 लागू होने के बाद तमिलनाडु के पाम्बन में समुद्र पर रेलवे ब्रिज को बनाने का काम तेज कर दिया गया,
जानकारी के मुताबिक समुद्र में रेलवे का यह पहला वर्टिकल ब्रिज होगा, यानी जहाजों के एक ओर से दूसरे ओर जाने के लिए यह ब्रिज ऊपर की तरफ उठ जाएगा। साथ ही नए पुल को पुराने पुल से 3 मीटर से ज्यादा ऊंचा बनाया जा रहा है ताकि हाई टाइड के समय इस पर पानी ना आ सके, और भविष्य के लिए इसमें 2 रेलवे ट्रैक भी तैयार किए जाएंगे जिन पर ट्रेनों को ज्यादा रफ्तार से चलाया जा सकेगा और मालगाड़ियों की भी क्षमता बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, करीब 2 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज पर पहली बार स्टील की पटरियां बिछाई जाएंगी। इस पुल को करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है, जिसके अगले 2 साल में बनकर तैयार होने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा विवाद पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लद्दाख में LAC पर जारी तनातनी के बीच चीन का रुख नरम पड़ता दिखाई दे रहा है। भारत में चीन के राजदूत ने बातचीत के जरिए सीमा विवाद के सुलझने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत में बनी सहमति पर कायम रहने से परेशानियों का हल निकल सकता है। पिछले दिनों मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई थी। जर्मनी में कोरोना की वजह से लागू पाबंदियों के बीच एक ऑर्केस्ट्रा के कलाकारों ने लोगों के मनोरंजन का अनोखा तरीका अपनाया। वहां किसी मैदान या हॉल में नहीं, बल्कि कुछ इमारतों की छतों पर कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया, जिसके लिए जर्मनी के द्रेसडन शहर में कलाकार गाजे बाजे के साथ अलग अलग इमारतों में जाते नजर आए। वो छतों पर पहुंचे तो सामने लोग पहले से ही उनके इंतजार में दिखे। जैसे ही संगीतकारों ने साज बजाए, ऐसा समा बंध गया कि कुछ लोग अपने घरों की बालकनी और खिड़कियों पर जम गए और बाकी सड़क पर ही झूमने लगे। इस तरह अलग अलग छतों से परफॉर्मेंस देकर सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रही और कई महीनों बाद लोगों को म्यूजिक कॉन्सर्ट देखने का मौका भी मिल गया। दिल्ली पुलिस को उमर खालिद की 10 दिन की रिमांड मिल गई। दिल्ली हिंसा मामले में गिरफ्तार उमर खालिद को कड़कड़डुमा कोर्ट ने रिमांड पर भेज दिया। एक दिन पहले पूछताछ के बाद पुलिस ने JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को गिरफ्तार किया था। दिल्ली में फरवरी में नागरिकता कानून के विरोध में हिंसा हुई थी, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। यूपी के मेरठ में ASP ने रात के वक्त शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बिना वर्दी और बाइक पर सवार होकर उन्होंने कई पुलिस वालों से बात की। कई जगहों पर उन्हें पुलिस वाले पहचान भी नहीं पाए। इस दौरान ASP ने देर रात के बाद गश्त और बढ़ाने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने पुलिस वालों की समस्याओं को भी सुना। दिल्ली में विधानसभा सत्र से पहले सभी विधायकों का कोरोना टेस्ट किया गया। इसमें 3 विधायकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके अलावा विधानसभा के 3 कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में आए पाए गए। भारत चीन सीमा विवाद पर बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में चीन से लगी सीमा के पास के इलाकों में इनर लाइन की पाबंदी खत्म करने की मांग तेज होने लगी है। लोगों का कहना है कि इनर लाइन वाले इलाकों में लोगों की आवाजाही पर पाबंदी होने की वजह से चीन को वहां अपनी गतिविधियां बढ़ाने का मौका मिल रहा है। ये दोनों देशों की सीमा के पास के वो इलाके हैं जहां लोग बिना मंजूरी के नहीं जा सकते हैं। उत्तराखंड में उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ तक करीब 350 किलोमीटर लंबी चीन से लगी सीमा है। 1962 के युद्ध के बाद इस सीमा के पास बसे गांवों को खाली करवा दिया गया था। दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी के खिलाफ अब अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन भी खड़ा हो गया। खबर है कि जल्द ही ब्रिटेन की रॉयल नेवी के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिण चीन सागर में तैनात किए जा सकते हैं, जिसके लिए ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने रक्षा मंत्रालय को चिट्ठी भी भेज दी है। जो एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिण चीन सागर में तैनात किए जा सकते हैं, उनमें एक HMS क्वीन एलिजाबेथ होगा। ये रॉयल नेवी का सबसे ताकतवर कैरियर माना जाता है, जिसमें जंगी हवाई जहाजों का बेड़ा भी शामिल है। दक्षिण चीन सागर में चीन पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका पहले से ही अपनी फौज भेज चुका है। अमेरिका की नौसेना के 2 एयरक्राफ्ट पहले से तैनात हैं, जिनकी वजह से चीन तिलमिलाया हुआ है। चीन दक्षिण चीन सागर के 80% हिस्से पर अपना अधिकार बताता है, जिसका उसके पास कोई कानूनी आधार नहीं है। चीन ने अपनी एक कंपनी के जरिए भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत हजारों लोगों की जासूसी की। अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये जासूसी चीन की सरकार ने एक IT कंपनी के जरिए करवाई, जिसका मकसद देश के अहम लोगों से जुड़ी जानकारियां निकालना था। जिन लोगों की जासूसी करवाई गई, उनकी गिनती करीब 10,000 बताई जा रही है। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और 5 पूर्व प्रधानमंत्रियों का नाम है। राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद, निर्मला सीतारामन, पीयूष गोयल और स्मृति ईरानी समेत कई केंद्रीय मंत्री भी इस लिस्ट में। इनके अलावा ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, नवीन पटनायक और अशोक गहलोत समेत देश के कई मुख्यमंत्रियों की भी जासूसी करवाई गई। इस लिस्ट में सेना और न्यायपालिका से जुड़े लोगों, उद्योगपतियों और कई बड़े पत्रकारों के नाम भी शामिल हैं। LAC विवाद पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। लद्दाख में जारी तनातनी कम करने के लिए जारी बातचीत के बीच चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है।
न्यूज 18 को खुफिया सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक लद्दाख में एलएसी के पास चीन अपना कम्युनिकेशन सिस्टम मजबूत करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल का नेटवर्क बिछाना शुरू कर चुका है। जानकारों के मुताबिक रेडियो कम्युनिकेशन की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर के जरिए होने वाली बातचीत ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है। भूमध्य सागर में पानी की 300 फीट से ज्यादा की गहराई में कुछ जहाज मिले। जहाजों को ढूंढने वाली शोधकर्ताओं की एक टीम का दावा है कि ये जहाज करीब 2000 साल पुराने हो सकते हैं, जिनसे इतिहास की कई अहम जानकारियां मिलने का अनुमान है। शोध करने वाली टीम को पहले सोनार तकनीक से यह पता चला कि पानी के नीचे कोई बड़ी चीज हो सकती है। फिर गहराई में गोताखोरों को भेजने के बाद 1 या 2 नहीं बल्कि 5 जहाज मिले। गोताखोरों के साथ कुछ मशीनें भी भेजी गईं, जिनसे जहाजों से जुड़ी अहम जानकारियां पता लगाई जा सकें। अनुमान यह है कि ये जहाज भूमध्य सागर के पास के देशों के बीच कारोबार में इस्तेमाल होते थे और शायद किसी तूफान की वजह से हादसे का शिकार हो गए। दावा है कि इनमें एक जहाज से शराब ले जाई जा रही थी और एक दूसरे जहाज से कुछ हथियार ले जाए जा रहे थे। कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच राजस्थान में ऑक्सीजन का संकट गहरा गया, जिससे निपटने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक अशोक गहलोत सरकार ने मरीजों को दी जाने वाली ऑक्सीजन बना रही राज्य की कंपनियों को आदेश जारी किया कि वो पहले राजस्थान के अस्पतालों की डिमांड पूरी करें और इसलिए भिवाड़ी के एक प्लांट को कोटा, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के अस्पतालों में 50,000 लीटर ऑक्सीजन देने का आदेश दिया गया। इसी वजह से इस प्लांट के बाहर दूसरे राज्यों से पहुंचे ऑक्सीजन टैंकरों की लाइन लग गई, जिन्हें बीते 3 दिन से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। बताया गया कि जहां भी सरकार के इस आदेश को नहीं माना गया, वहां सरकारी कर्मचारियों को निगरानी के लिए तैनात कर दिया जाएगा। 4 जगह जहां मेडिकल ऑक्सीजन की कमी थी वहां देने के लिए पाबंद किया है और इसके लिए हमने वहां पर नायब तहसीलदार और पटवारी को लगा रखा है और वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस वाले का शव बाथरूम से बरामद हुआ। दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में संदिग्ध हालात में एक पुलिस वाले का शव उसके घर की बाथरूम से मिला। इस घटना के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक बैंक के बाहर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग नियम की धज्जियां उड़ा दी और वो भी तब जब वहां लगातार कोरोना के मरीज तेजी से सामने आ रहे हैं। बिहार के आरा में आसमान से बिजली गिरने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। प्याज की कीमतें बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से इसके निर्यात पर रोक लगा दी। दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश की वजह से प्याज की फसल तबाह हो गई है, जिससे प्याज के दाम बढ़ गए हैं। यूपी के बहराइच से पुलिस ने तलाशी अभियान के समय 3 लोगों के पास से करीब 10 किलो विस्फोटक बरामद किया, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यूपी के गाजीपुर में एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। सूचना पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझा तो लिया, लेकिन तब तक ट्रांसफार्मर जलकर राख हो गया। नेपाल के सिंधुपाल चौक जिले से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें जमीन खिसकने से 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 15 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश में सुरक्षा बल के जवान और बचाव दल के लोग जुट गए। सबसे ज्यादा तबाही जिले के बीरलामा गांव में हुई, जहां कई मकान ढह गए। गांव का नामो निशान तक मिट गया। सामने आई एक तस्वीर में मलबे में दबी एक बच्ची को निकालकर बचाव दल के लोग इलाज करते दिखे। यही नहीं, दबे लोगों को निकालने के लिए मलबे को हटाने का काम तेज कर दिया गया, ताकि जो लोग फंसे हों उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके। वहीं इस हादसे में अपना सब कुछ गंवा चुकी एक महिला को कुछ लोग ढाढ़स बताते भी दिखे। गाँव के ही एक लड़के ने कुदरत के इस कहर में 15 लोगों के लापता होने की जानकारी दी। 16 जना की बेपत्ता हो, बेपत्ता नहीं, बेपत्ता में 1 जना को लाश भेटिएको छ। नेपाल सरकार ने हादसे के पीड़ितों तक हर संभव मदद पहुंचाने का भी भरोसा दिया। एलएसी पर चीन से जारी तनाव के बीच लद्दाख रीजन के सभी इलाके जल्द ही हवाई रूट से जुड़ेंगे। केंद्र सरकार से इस योजना को मंजूरी भी मिल गई है, जिसके तहत लेह और कारगिल में 22 हेलीपैड और 6 हवाई पट्टियां तैयार की जाएंगी, ताकि वहां के लोगों और प्रशासन को इमरजेंसी के वक्त फौरन मदद मुहैया कराई जा सके। केंद्र की योजना के मुताबिक 8 हेलीपैड को आधुनिक बनाया जाएगा, जबकि 14 नए हेलीपैड तैयार होंगे, जिनमें 2 लेह में और 12 कारगिल में बनेंगे। इनमें ज्यादातर हेलीपैड भारत चीन सीमा के पास हैं, जिनके इसी साल पूरा होने की उम्मीद है। लोगों को जरूरत का सामान समय पर मिलेगा, बल्कि इसको आने वाले दिनों में सरकार टूरिज्म से भी जोड़कर देख रही है, और जिससे आमदनी भी इस केंद्र शासित प्रदेश को काफी ज्यादा होगी। भारत के खिलाफ चीन की एक और बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक चीन की जासूस कंपनी भारत की अर्थव्यवस्था की जासूसी करवा रही थी। भारत के ज्यादा निवेश करने वाले स्टार्टअप, पेमेंट ऐप, सप्लाई चेन और डिलीवरी ऐप इस कंपनी के निशाने पर थे। एक दिन पहले ही चीन की इस कंपनी की भारत के राष्ट्रपति, पीएम, कई पूर्व पीएम समेत कई बड़ी हस्तियों की जासूसी करने का पर्दाफाश हुआ था।
आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं किशोर अजवाणी।